आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने सबको हैरान कर रखा है। इस एक्सप्लेनर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक बिल्कुल नई और तथ्य आधारित तस्वीर बनाएंगे। और हाँ, उनके अचानक गायब होने का जो असली सच है ना, उसको भी समझेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, आखिर लाखों लोगों की इतनी एडवांस सभ्यता अचानक गायब कैसे हो सकती है? हवा में तो नहीं उड़ गए ना वो लोग? इस मिस्ट्री को आज हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। उनकी कमाल की बिल्डिंग टेक्निक्स, उनका खानपान, उनका ग्लोबल ट्रेड, उनकी ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमी और आखिर में जलवायु पतन, जिसके कारण ये सब खत्म हुआ। तो पहला हिस्सा, द मास्टर बिल्डर्स। सबसे पहले बात करते हैं इन प्राचीन महानगरों की भौतिक नींव की, जो करीब 3300 से 1300 बीसी के बीच तेजी से फली फूली। अब जरा इस लेआउट को ध्यान से देखिए। ग्रिड के आकार में बने शहर और सड़कों के किनारे ईंटों से बनी ऐसी नालियां, मतलब उस जमाने में पब्लिक हाइजीन की ऐसी समझ होना बिल्कुल किसी आधुनिक शहर के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। और यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो है इनका मैसिव स्टैंडर्डाइजेशन। लिटरली हर ईंट का साइज बिल्कुल एक जैसा। फायर्ड और अनफायर्ड ईंटें, मजबूती के लिए जिप्सम वाला मोटर, और मोहेंजोदारो का वो विशाल ग्रेट बाथ जिसकी दीवारें पूरी तरह वाटरप्रूफ थी। ये उनकी इंजीनियरिंग का सच में एक अनोखा नमूना था। खैर, उनकी इन शानदार इमारतों से निकलकर अब जरा उन लोगों की तरफ चलते हैं। आखिर इतनी बड़ी आबादी को रोजाना काम करने की ऊर्जा कहाँ से आती थी? यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। लिपिड रेजिड्यू एनालिसिस नाम की एक मॉडर्न टेक्निक से वैज्ञानिक हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तनों में बचे खाने के केमिकल ट्रेसेस और महक की जांच कर सकते हैं। जब राखीगढ़ी जैसी साइट्स पर इसका इस्तेमाल हुआ तो एक नया ही सच सामने आया। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, क्योंकि ये हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह पलट देता है। हमें लगता था कि वो लोग ज्यादातर फसलों पर निर्भर थे, लेकिन सच ये है कि उनकी डाइट में बीफ और डेयरी का बहुत बड़ा हिस्सा था। 55% हड्डियों के अवशेष सिर्फ कैटल और बफलो के मिले हैं। इसमें एक और बहुत ही दिलचस्प बात छुपी है। करीब 90% कैटल को कम से कम 3.5 साल की उम्र तक जिंदा रखा जाता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दिखाता है कि उनका एग्रीकल्चरल सिस्टम कितना हाईली मैनेज था। मादा पशुओं से लगातार डेयरी उत्पादन होता था और नर पशुओं को खेतों में भारी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उनकी स्थानीय ताकत तो हमने समझ ले। अब थोड़ा बाहर की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि इंडस वैली का उस वक्त की बाकी दुनिया के साथ कैसा कनेक्शन था। जमीनी रास्तों की अगर बात करें तो उत्तरापथा, जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता था, और व्यन्नुपथा नाम का रेगिस्तानी रास्ता, ये उनके लिए बेहद अहम थे। इन्हीं रास्तों से कैरावान्स यहाँ के लोकल खजाने दूर दूर के बाजारों तक ले जाते थे। एक तरह से ये एंशिएंट वर्ल्ड के हाईवेज थे। और समुद्री व्यापार में तो इनका कोई जवाब ही नहीं था। लोथल का वो विशाल डॉकयार्ड देखिए, वहां ऐसी हाइड्रोलिक स्लूज गेट्स थीं जो पानी का लेवल मेंटेन करती थीं। मॉनसून की हवाओं का फायदा उठाने के लिए वो लूक सेल मास्ट का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनका ये मैरीटाइम कॉरिडोर ओमान, बहरेन और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। अब आप सोचेंगे, इतना बड़ा ग्लोबल नेटवर्क आखिर संभालते कैसे थे? इसके लिए उन्होंने जो संस्थागत फ्रेमवर्क बनाया, उसे देखकर आपको आज के आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनीज याद आ जाएंगी। देखिए, ये पूरी व्यवस्था एब्सोल्यूट ट्रस्ट यानी अटूट विश्वास पर चल रही थी। सार्थवाहा, जो इन कैरावान्स के लीडर होते थे, उन्होंने एक तरह से उस जमाने में जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप्स बनाई हुई थी। हर शहर में वजन मापने का स्टैंडर्ड ठीक 13.6 ग्राम्स तय किया गया था, और सामान की क्वालिटी की गारंटी के लिए जार्स पर स्पेशली डिजाइन किए गए स्टैंप्स लगाए जाते थे। एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी की एक गहरी कल्चर उनकी बुनियादी आर्किटेक्चर से लेकर उनकी इकोनॉमी तक हर जगह साफ दिखाई देती है। इन्हीं चीजों ने उन्हें एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनाया जो पूरी तरह से रिलायबिलिटी पर टिकी हुई थी। चलिए, अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के सबसे नाटकीय हिस्से पर आते हैं। वो कौन सी अदृश्य ताकतें थी जिन्होंने इतनी शानदार सभ्यता को ध्वस्त कर दिया? स्टैलेग्माइट्स और पुरानी झीलों के तले से मिले आधुनिक पैलियोक्लाइमेट रिकॉर्ड से वैज्ञानिकों ने आखिरकार इस राज से पर्दा उठा लिया है। उनका पतन किसी अचानक आई तबाही से नहीं, बल्कि लगातार कई दशकों तक पड़ने वाले भयंकर सूखे की वजह से हुआ था। अब इस कंपैरिजन को देखिए। पुरानी और ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या कहती थी कि कोई आर्यन इन्वेजन हुआ, अचानक आई भयंकर बाढ़ या भूकंप ने सब तबाह कर दिया। लेकिन मॉडर्न एविडेंस इन ड्रामेटिक मिथ्स को सिस्टमैटिकली खारिज कर देता है।
असलियत ये थी कि पैसिफिक ला नीना क्लाइमेट शिफ्ट्स के कारण सदियों तक सूखा पड़ा और एक धीमा, शांत पतन शुरू हो गया। ये टाइमलाइन उस दर्दनाक और धीमे पतन का पूरा नक्शा पेश करती है। 3000 बीसी के आसपास जहां अच्छी बारिश और अमीरी थी, वहीं 24-25 बीसी आते आते सूखे का दौर शुरू हो गया। और 1733 बीसी में तो एक डेवस्टेटिंग 164 साल लंबा सुपर ड्रॉट आया। सोचिए, 164 साल का सूखा। इसने इनके नदी तंत्र और व्यापारिक रास्तों की बिल्कुल कमर तोड़कर रख दी। लेकिन इन हालात में भी लोग हारे नहीं। सूखती झीलों और बंजर होती मिट्टी का सामना करते हुए लोगों ने कमाल का लचीलापन दिखाया। जब पानी कम होने लगा तो उन्होंने पानी मांगने वाले गेहूं और जौ की जगह सूखा विरोधी बाजरा उगाना शुरू कर दिया। वो बड़े शहरों को छोड़कर छोटे ग्रामीण इलाकों में बसने लगे। उन्होंने खुद को डी-अर्बनाइज कर लिया। तो अंततः सबूत बिल्कुल साफ हैं। यहां किसी युद्ध या अचानक आई तबाही के कोई निशान नहीं है। ये बस एक ऐसी सभ्यता थी जिसे पैसिफिक ओशन के निर्दयी तापमान बढ़ने के आगे मजबूर होकर अपने आलीशान शहरों को छोड़ना पड़ा। आज के इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सोच के साथ खत्म करेंगे। अगर प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन निर्माता एक बदलती जलवायु को अपने कमाल की इंजीनियरिंग से हरा नहीं पाए, तो उनकी कहानी आज की हमारी आधुनिक सभ्यता के लिए क्या सबक रखती है? आने वाले कल के लिए ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।